बढ़ जाओ जल्दी। चलो बढ़ जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी ना। 2 दिन से लगातार बायोलॉजी चल रहा है। न चल रहा था रे। ये सब बंदर के जल्दी बैठने ले हल्का का यार। भाग यहाँ से जानवर। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो ऑनलाइन वालों सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ध्यान दो। हम लोग तरीके का अलगे नौटंकी रहता है। हम लोग थे ना बायोलॉजी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? बायोलॉजी। और 2 दिन से लगातार 2 दिन से लगातार 2-2 घंटा बायोलॉजी चल रहा है ना। चल रहा है रे। कल तो 2.5 घंटा चला था। कल 2.5 घंटा केवल बायोलॉजी ही चला था। ठीक है ना। और पाचन तंत्र 2 दिन में पचा दिए न पचा दिया न पचा है। पाचन तंत्र को 2 दिन में पचा दिए हैं। तो आप लोग ठीक है बहुत ज्यादा कमेंट भी कर रहे थे। तो आज केवल इकोनॉमिक्स लेंगे। क्या लेंगे? केवल इकोनॉमिक्स। केवल तो कल से शुरुआत हो जाएगा दोनों। फिर कल से चलेगा। कल ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। पाचन तंत्र का ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा कल। रे बैला रे। मतलब 2 गो लावे में तेरा भारी लगा के बोल के 2.5 मन के शरीर है। 2.5 ग्राम के नोट्स नहीं ला पा रहे हैं। तो आज केवल इकोनॉमिक्स चलेगा। क्या चलेगा? केवल इकोनॉमिक्स 2-2.5 घंटा लगातार। समझ गया है ना। केवल इकोनॉमिक्स केवल इकोनॉमिक्स चलेगा। केवल इकोनॉमिक्स मतलब ही ना समझना 1-1 घंटा चलेगा नहीं। 2 घंटा प्लस लगातार 2 घंटा प्लस लगातार। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे आरबीआई के बारे में। बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग सिस्टम नहीं पढ़ रहे थे रे। एक से एक पागल है सर। बोर्ड का कलर चेंज कर दीजिए। तुम लोग एक दिन मर जाएगा। व्हाइट है तो व्हाइट चेंज कर दीजिए। ब्लैक है तो ब्लैक चेंज कर दीजिए। ग्रीन लेंगे तो ग्रीन अच्छा नहीं लगता है सर। तो थोड़ा अच्छा लगे चलने लगे ठिका लेके बैठा लिया। थोड़ा पढ़ा रहे हो पढ़ो चुपचाप। अकेला तुम ना है। हजारों लोग पढ़ने वाला है। तो ऑनलाइन में हजारों लोग हैं। और हजारों लोग में हमरा ई करल चाहिए। कोई बोलेगा हमरा गुलाबी चाहिए। कोई बोलेगा लाल। कोई बोलेगा पीला। कोई बोलेगा हरा। कोई बोलेगा ब्लैक। कोई बोलेगा व्हाइट। कोई नारंगी जामुनी करते रहेगा। तो करल में हम अथी करते रहेंगे। जानवर आदि पढ़ना लिखना ठिकाने ना है। चलो सर इस बेच के बाद कोई बेच लेने जरूरत नहीं है ना। अगर तुम यही बेच अच्छा से नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी भर तुमको बेच लेना पड़ेगा। अगर यही बेच अच्छा पढ़ लिया है तो फिर थ्योरी के लिए अलग से मेरा ही नहीं किसी का बेच लेने की जरूरत नहीं है। फिर तुम लोग का जो है अगला खानदान बेटा बेटी लेगा। समझ गया। तुमको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस के लिए फिर विजेता बेच है। उसके बाद कोनो नहीं है। चलो तो हम लोग इकोनॉमिक्स क्या पढ़ रहे थे?
इकोनॉमिक्स में पिछला क्लास से पढ़े बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रणाली पढ़े थे। और बैंकिंग प्रणाली जब पढ़े थे तो उसमें मुख्य रूप से पढ़ाए थे आरबीआई। क्या पढ़ाए थे? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताओ आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, आरबीआई बैंकों का बैंक, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक, आरबीआई केंद्रीय बैंक, आरबीआई केंद्रीय बैंक, आरबीआई का स्थापना किस एक्ट के द्वारा? आरबीआई का स्थापना किस एक्ट के द्वारा? तो 1934 के एक्ट के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन बैला से पढ़े रिविजन करवा रहे हैं। यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा? 1935 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। कितना पूंजी पर? 5 लाख पूंजी, 5 लाख पूंजी पर स्थापना, 5 करोड़ पूंजी पर स्थापना हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई का लोगो में क्या है? बंगाल रॉयल टाइगर और तार का पेड़ लोगों में देखने को मिलता है। पढ़ाए थे। फिर बताए थे आरबीआई का पहला गवर्नर ऑस्वार्न आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख आरबीआई का वर्तमान गवर्नर। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा पढ़ाए थे। फिर बताए थे आरबीआई कार है क्या है? तो नोट का निर्गमन यानी नोट का छपाई किस प्रणाली पर? तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। तो नोट का निर्गमन कौन करता है? आरबीआई नोट का छपाई करता है। आरबीआई विदेशी मुद्रा का नियंत्रण, आरबीआई विदेशी मुद्रा का नियंत्रण, आरबीआई बैंक पर नियंत्रण, आरबीआई बैंक पर नियंत्रण, आरबीआई शाख का नियंत्रण, आरबीआई शाख का नियंत्रण, आरबीआई महंगाई का नियंत्रण, आरबीआई महंगाई का नियंत्रण, आरबीआई बैंकों का बैंक, आरबीआई केंद्रीय बैंक, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी, आरबीआई मौद्रिक नीति जारी, आरबीआई कितना महीना पर? 2 महीना पर, 2 महीना पर। साल में के बार 6 बार तो मौद्रिक नीति जारी, आरबीआई राजकोषीय नीति जारी, वित्त सब बकलोली सुहा हो पर राजकोषीय नीति जारी, वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री द्वारा कितना वर्ष पर? 1 वर्ष पर रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो, आरबीआई एसएलआर, आरबीआई एसएलआर,
आरबीआई और ये सब समझना था। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये पूरी तरह समझने वाला था। तो अभी थोड़े हम समझाएंगे, समझा दिया, समझाए थे, काफी अच्छी तरह समझा दिए और इससे समझा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर बोलेगा आप लोग खुला बाजार का नीति कौन अपनाता है? आरबीआई। ओपन मार्केट सिस्टम कौन अपनाता है? आरबीआई। खुला बाजार का नीति कौन अपनाता है? आरबीआई। आरबी कैसे अपनाता था? प्रतिभूति का खरीद बिक्री करके, प्रतिभूति का खरीद बिक्री करके। जब कोई बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है तो रेपो रेट, रेपो। और जब कोई बैंक आरबीआई से लंबा समय के लिए लोन लेगा तो दीर्घकालीन लोन लेगा तो बैंक रेट, बैंक रेट। उल्टा जब आरबीआई ही बैंक से अल्पकालीन समय के लिए लोन ले तो रिवर्स रेपो रेट। और प्रत्येक बैंक को अपना एक निश्चित धन का कैश के रूप में आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। उसे क्या बोलते हैं? सीआरआर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। और प्रत्येक बैंक को अपने कुल धन का एक निश्चित धन को अपने पास खुद दे कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, बॉन्ड के रूप में रखना पड़ता। उसे क्या बोलते हैं? एसएलआर। पढ़ाए थे रे? नहीं पढ़ाए थे? बैंक रेट हो या रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो या सीआरआर हो या एसएलआर हो, ये सभी बढ़ाने से महंगाई कंट्रोल, महंगाई कम हो जाता है और घटाने से महंगाई बढ़ जाता है। और समझाए भी थे ना? समझाए थे रे? फिर बताए थे एसबीआई, बताए थे एसबीआई की कहानी बताए थे। पहले बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ तीन गो प्रेसिडेंशियल बैंक पढ़ाए थे। 3 प्रेसिडेंशियल बैंक का स्थापना हुआ पढ़ाए थे, जिसमें पहले था बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कोलकाता का स्थापना 1806 और बैंक ऑफ बम्बई 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 और ये तीनों मिलकर कौन बैंक बना है? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास मिलने से कौन बैंक? इंपीरियल बैंक अर्थात इंपीरियल बैंक का स्थापना हुआ 1921 और इंपीरियल बैंक बाद में बन गया एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जुलाई 1955, यानी एसबीआई का स्थापना हुआ 1 जुलाई 1955। पढ़ाए थे। ये जितना चाहिए बोले हैं। अगर तुम लोग क्लास रेगुलर कर रहा है तो इस सब बोलने में मजा आ गया होगा। अब रेगुलर नहीं पढ़ रहा है तो बाहर में जाओ, समा गया। न पढ़ा रहे, रेगुलर पढ़ा रहे हैं ना, बार बार पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो। फिर पढ़ाए थे राष्ट्रीयकृत बैंक पढ़ाए थे, बताए थे राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक बताए थे। पहले बैंक में आम जनता खाता नहीं खुलवा सकता था। बैंक जो है पूंजीपति के हाथ में था, क्या ना, अमीर के हाथ में था, बिजनेसमैन के हाथ में था। लेकिन इंदिरा गांधी आई थी और बैंक को कर दिया नेशनलाइज्ड, यानी राष्ट्रीयकृत, यानी अब गरीब यानी आम जनता भी खाता खुलवा सकता है। और पहली बार 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, ये सभी हम बोल भी दिए थे, लिखे नहीं थे, परंतु पिछला क्लास में बोले थे। न बोले थे रे? अरे बंदर बोले थे। पिछला क्लास में हम बोल दिए थे, भले लिखे नहीं थे, चलो अब लिख देते हैं। ठीक ना? तो राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ, पता है ना? बैंक का राष्ट्रीयकरण कितना चरण में? 2 चरण में। 2 चरण में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ
था, पता है ना। बैंक का राष्ट्रीयकरण कितना चरण में? 2 चरण में, 2 चरण में हुआ था। पहला हुआ था, पहला चरण में कितना बैंक? पहला चरण में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पता है ना। और दूसरा चरण में, दूसरा चरण में 6 बैंक का, 6 बैंक का, 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पढ़ाए थे। पहले 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किस आधार पर हुआ था? तो कहा गया था कि जिसका पूंजी 50 करोड़ है, जिस बैंक का पूंजी 50 करोड़ है, उसे राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। और ये बात किया गया 1969। उस समय 50 करोड़ वाला बैंक 14 मिला, केवल मिला है 14 को, इसलिए 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ? 1969। और 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980, 1900। और आधार क्या था? आधार था पूंजी। क्या था? पूंजी कितना? 50 करोड़ 1969 में। 1980 में आधार था कितना? 200। और 200 करोड़ वाला 6 बैंक मिला था। और दोनों, चाहे 1969 में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ हो या 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ हो, दोनों करने वाले कौन थे? दोनों करने वाले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा। इस प्रकार देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया। इस प्रकार कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितना हो गया? 14 प्लस 6 बराबर 20। कितना हो गया? इस प्रकार देश में को राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या 20। कितना? परंतु हम जानते हैं वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या, वर्तमान में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या कितना है? बोलो रे। 12। कितना? 12 है। कितना? यानी 8 गो मर्ज हो गया। 8 गो मर्ज हो गया। मर्ज होने का कारण है कि मतलब वो जो है ना, अच्छी तरह से चल नहीं पाए थे, पूंजी घट गए थे, दिवालिया होने वाला था, तो मर्ज हो गया है। ठीक है ना। मतलब बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, लेकिन घट गया। क्या हुआ? हो गया 20 से 12। 20 से ये कैसे हुआ है? तो हम जानते हैं पहली बार मर्ज हुआ। पहली बार मर्ज हुआ कब? 1993। 1900, पता है ना? 1993 में वो बैंक था जिसका नाम था जिसका नाम क्या था? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हुआ? न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज। क्या हो गया है? मर्ज मतलब विलय। क्या हो गया है? विलय। क्या हो गया है? किसमें विलय हुआ? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। आप लोग को हम पढ़ाए थे पिछला क्लास में, तो बताए थे देश का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770। लेकिन ये पूर्ण रूपेण यूरोपियन बैंक था, पढ़ाए थे रे। लेकिन फिर पढ़ाए थे पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक। भारत का पहला पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक कौन था?
पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी जिसका स्थापना हुआ था तो 1894 लाला लाजपत राय और सरदार दयाल सिंह दोनों मिलके किए थे। मुख्यालय लाहौर, कहाँ खोला था? लाहौर पर आए थे। इस प्रकार जब 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में मिल गया है तो राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या कितना हो गया है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या, तो राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या, राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या हो गया है, कितना हो गया है? 19। कितना हो गया है? 19। और ये 2019 तक था, हो गया 19। और ये 19 राष्ट्रीयकृत बैंक 1993 से लेकर 2019 तक राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या 19 था। लेकिन 2019 में फिर थे ना, और 2016 में क्या हुआ था? तो 2016 में आपका जो है थे ना, नोटबंदी हुआ तो उससे प्रभाव पड़ा था। और 2019 में बहुत सारा बैंक दिवालिया होने वाला था, और 2019 में बहुत सारा बैंक को मर्ज करना पड़ा, ठीक है ना। और लास्ट में बच गया था 12 राष्ट्रीयकृत बैंक, बताएंगे। इसलिए 2019 से पहले जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या कितना है, तो 19 मारते हैं, नहीं मारते हैं, तो 19 ही ऑप्शन में मिलता है 2019 से पहले जितना भी एग्जाम हुआ था। लेकिन अब 2019 में बहुत सारा विलय हुआ, 2019 में बहुत सारा बैंकों का विलय हुआ। क्या हुआ? क्या ना, 2019 में बहुत सारा बैंक का विलय हुआ, जिसमें आपका है क्या ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों का विलय किसमें हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय, इसका भी विलय हो गया था पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों जाके मिल गया पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल। फिर दूसरा आया है विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक, विजया बैंक और देना बैंक। ये भी 2019 में, 2019 में विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा किसमें विलय हो गया? किसमें विलय हो गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ विजया देना किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया देना किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया देना किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अर्थात यूनियन बैंक, तो आंध्रा कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर हो गया यूनियन, आंध्रा कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर बन गया यूनियन। आंध्रा मिल गया यूनियन में और कॉर्पोरेशन भी मिल गया यूनियन में। अगला है सिंडिकेट बैंक मिल गया। कनाडा में सिंडिकेट बैंक मिल गया, कनाडा में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ, कनाडा में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ, कनाडा में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ,
कैनरा में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ। कैनरा में अगला इलाहाबाद, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ। इंडियन बैंक में इंडियन, इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें हो गया? इंडियन बैंक में। कितना लोग बोलेगा तुमको इलाहाबाद बैंक में पैसा भेज दो, इलाहाबाद बैंक में पैसा भेजेगा तो इलाहाबाद बैंक खोज रहा, मिलवे नहीं कर रहा है, यानी इंडियन बैंक में ही पैसा भेजना है। इलाहाबाद बैंक जिसका पुराना वाला होगा उसमें इलाहाबाद बैंक वाला IFSC कोड अलग था, लेकिन 2019 में जब मिल गया है तो अब इलाहाबाद बैंक का भी IFSC कोड इंडियन बैंक का हो जाएगा। विजया देना बैंक का IFSC कोड बैंक ऑफ बड़ौदा का ही हो जाएगा। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का IFSC कोड यूनियन बैंक का ही हो जाएगा। बैंक का भले अलग है लेकिन हो जाएगा, जिसमें मिला उसी का IFSC कोड चलेगा। इस प्रकार है ना, जब सभी बैंकों का विलय हुआ तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या बच गया, 12। कितना बच गया है? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक का संख्या कितना बच गया? 12। कितना बच गया? तो कौन बैंक किस में मिला, याद रहेगा? ऐसे पूछने वाला ही ना है, लेकिन हम लोग को लिखा दिया, जल्दी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो है ये वाला लास्ट वाला कर सकता है कि लास्ट वाला 2019 में ना हुआ था, 2021 में, ठीक है ना, जाके मिला था। चलो नेक्स्ट। अब लेकिन एक चीज पूछता है, किस नोट पर किसका पिक्चर मिलता है? ठीक है ना, जैसे बोलेगा यहां लिख रहे हैं नोट, क्या लिख रहे हैं? नोट 10 रुपया के, 10 रुपया, 10 रुपया के कुरकुरे कितना मिलता है ना रे? 10 रुपया, 10 रुपया के नोट पर किसका पिक्चर है? 20 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, ठीक है ना। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 2000 का नोट जो बंद हो चुका है, बनना हो गया है 2000 का, किसका प्रतीक चिन्ह मिलता है? किसका चित्र मिलता है? ठीक है ना, चित्र, किसका चित्र देखने को मिलता है? याद रखना। 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 10 रुपया के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपया के नोट पर, 20 रुपया के नोट पर एरोला का गुफा कहां पर है? महाराष्ट्र। कहां पर है? महाराष्ट्र। और ये कहां पर है? उड़ीसा। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। 50 रुपया के नोट पर हम्पी का रथ मंदिर कहां पर है? कर्नाटक। 100 रुपया के नोट पर, 100 रुपया के नोट पर रानी की वाह, मतलब कुआं, कौन चीज, कहां पर है? गुजरात। 200 रुपया के नोट पर सांची का स्तूप कहां पर है? मध्य प्रदेश। कौन बनाया है? अशोक बनवाया है। 500 रुपया के नोट पर, 500 के नोट पर लाल किला कहां वाला? दिल्ली वाला। दिल्ली। कौन बनवाया है? शाहजहां। मोती महल है। लाल किला, दिल्ली का लाल किला शाहजहां, और आगरा का लाल किला अकबर, और दिल्ली का मोती महल औरंगजेब, आगरा के मोती महल शाहजहां,
यहाँ हम बार बार बोलते हैं तू लोग को बंदर। और 2000 रुपया का नोट, 2000 रुपया के नोट पर क्या है? मंगलयान। क्या है? मंगल यान, मंगल यान, मंगल। अब मंगलयान 1 भेजा गया। PSLV C-25 द्वारा मंगलयान 1 भेजा गया। PSLV C-25 द्वारा 2013 में भेजा गया। पहली बार में सफल हो गया। अब भेजा था इसरो को, भेजा कोई भी मंगलयान, चंद्रयान, शुक्रयान, गगनयान कुछ हो भी रहेगा, इसरो में भेजेगा। दे कौन भेजेगा? इसरो। तो क्या ये याद है? ये तो ऑलरेडी याद होगा। अरे याद है रे। 10 रुपया के नोट पर। कोणार्क का सूर्य मंदिर 20 रुपया के नोट पर। एरोला का गुफा 50 रुपया के नोट पर। हम्पी का रथ मंदिर 100 रुपया के नोट पर। रानी की वाव 200 रुपया। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप 500 रुपया। लाल किला 2000 रुपया। मंगलयान, मंगल यान, समझा बंदर? समझ गया है? अब पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति में बहुत सारा टर्म पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति में बहुत सारा टर्म पढ़ेंगे। सर स्क्रीनशॉट नहीं होता लाइव में, की करेगा? स्क्रीनशॉट लेके, और स्क्रीनशॉट लेके करेगा रे बैला। स्क्रीनशॉट लेगा जब बोर्ड पीडीएफ तुमको जो है वीडियो के साथ ही दे दिया जाता है। बोर्ड पीडीएफ तो स्क्रीनशॉट लेगा। एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट और वीडियो डाउनलोड ना होता है, मतलब डाउनलोड होके फाइल में ना जाएगा, वहीं पर आ जाएगा। समझ गया है? ये सब यूट्यूब पर है। समझ गया? चलो अब पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। क्या पढ़ेंगे? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति। थोड़ा सा बारिश ना हुआ, ये लोग महिला सुत जाता। अच्छा लोग गायब है ना? गायब है इसमें भी कुछ लोग गायब है, जरा लड़का में गायब है। सिलेंडर बाबू पटक देंगे मुड़िया पर, ठीक है ना? चलाने जानता है सिलेंडर बाबू तुम लोग? फालतू में चलाना है। बहुत है वो वहां देखो लग गया है, वो वहां लग गया है, वो यहाँ लग गया है। पहला बड़ी महंगा आता है। असली नकली कौन सी? मुड़िया लाओ, मुड़िया बाजार देंगे। क्या कर दे? आ इधर एक बार मुड़िया पर बाजारेंगे, बस ट्राई हो जाएगा। राम नाम सत्य है, सिलेंडर असली है। बोले कहीं का इससे बड़ी महंगा आता है। एक बार यूज करेगा खत्म, एक बार में खत्म कहानी हो जाता है, ठीक है ना? ये बहुत भारी है, बहुत भारी है। इसको आग लग जाएगा, सोचेगा उठा के ले जाए, उठाइयो नहीं पाएगा, मतलब बहुत भारी है। ज्यादा मतलब उठा लेगा लेकिन भारी बहुत ज्यादा है। ये वाला समझ गया है ना? यह CO2 है। क्या है? और बोला ABC है, मतलब वो इलेक्ट्रिक के लिए है। इलेक्ट्रिक वाला लाइट अथी लगेगा तो वो वाला है। 3 को यहाँ लगा है, 4 5 6 को लगा है ना। 6 को का लग गया कितना पता है? 6 को का लगा है 26 के 27 शेयर, 26-27 शेयर लगा है। बड़ी महंगा आता है, ठीक है? लगा लिए कि देखने के लिए, यूज तो नहीं होगा, देखना है उसको। अरे लखनऊ में आग नहीं लगा, कितना लोग मर गया है। जब कहीं पर घटना घटता तब प्रशासन जागता है, सरकार जागता है, कोचिंग में लगवाओ, ठीक है ना? बहुत ऐसे तो मन था कि लगवाबे करेंगे, कितने बार बोला है, चलो आज लगवा लिए हैं, ठीक है? और वो लोग खुद वो सिलेंडर लेकर आएगी, लेकिन मार के नहीं दिखाएगी, खाली बताएगी इसको ऐसे खोलना, आपसे करना है। इन्हें खोल के देखा है। सोचो सरकार के पास कितना जो है क्या ना पैसा का अभाव है, कितना कंगाल है कि वो सिलेंडर भी जो है प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाता है। वो आया था ना, प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं दिखाया है, खाली ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, इतना। अरे तुम लोग को अग्नि फायर डिपार्टमेंट में अगर जॉब लग भी जाएगा, फिर भी तुम लोग को भी वहां पर सिलेंडर को जो है
प्रयोग करके खोल के नहीं दिखाएगा, इसी तरह खाली बताएगा इस तरह खोलना है करना है, लेकिन खोलेगा नहीं, मतलब इतना। और चाइना वगैरह को में जो है सब प्रैक्टिकल करके दिखाता है, विकसित देश में प्रैक्टिकल करके दिखाता है, पर्सनल सबसे करवाता है। अच्छा यहाँ आग लग भी जाएगा, कितना लोग यूज करने जानता है? आगे लगे चिल्ला पो आ करो पो, ठीक है ना, जानबे नहीं करता है, कोई जानता है? और रबैला और जाने में कोई चीज लोग बलजबी जानते हैं और जाने चक्कर में बर्बाद कर देगा। मतलब बर्बाद मतलब निकाल तो लेगा, लेकिन सही मतलब जिस तरह यूज होना चाहिए उस तरह यूज नहीं कर पाएगा ये लोग, ठीक है ना। खाली जानना मतलब खींच लिया है, ऐसे कर दिया तो कहीं भी मार देगा, मतलब उसका सही यूज जो होता है। चलो यार ध्यान दो, पढ़ो मुद्रा। अरे पहला बरसात के मौसम है कहाँ की, और देखता है एक बार ट्राई करेगा तो तुम लोग का हर बैच में 500 रुपया फी बढ़ रहा है, 500 रुपया फी दो हर बैच का, 2 ट्राई करवाएंगे। अब साइंस हो गए अब नहीं। चलो यार ध्यान दो, जिसको ट्राई करना है वो अपना बॉडी में आए लगाओ, हम ट्राई करवाते हैं। बॉडी में आए लगाओ, वो उसका प्रैक्टिकल अच्छा से होगा ना होगा, तुम जल के उछलेगा भागेगा और हम सिलेंडर बॉल लेके दौड़ेंगे तो प्रैक्टिकल अच्छा से नहीं होगा, अरे ना होगा। चलो यार ध्यान दो, तो अब पढ़ेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, 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 इन्फ्ले मुद्रास्फीति, मुद्रा। और यहां पर केवल मुद्रास्फीति ही नहीं पढ़ना है, बहुत सारा मुद्रास्फीति से संबंधित बहुत सारा टर्म को पढ़ना है, टर्मोलॉजी को पढ़ना है। लेकिन सबसे मेन है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का अर्थ बताए थे, मुद्रास्फीति का अर्थ होता है महंगाई। क्या होता है? महंगाई। क्या होता है? परंतु हम लोग केवल मुद्रास्फीति नहीं पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति के बाद पढ़ेंगे अपस्फीति। क्या पढ़ेंगे? अपस्फीति, इंग्लिश में डिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डी। और यह मुद्रास्फीति का उल्टा, मुद्रास्फीति का उल्टा यानी इन्फ्लेशन का व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, तो अपस्फीति, अपस्फीति या डिफ्लेशन, डी। उसके बाद पढ़ेंगे विस्फीति या अस्फीति, इसी को विस्फीति क्या बोलता है, लेकिन विस्फीति ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए बगल में तुम लोग आओ लिख देना, आओ, अप नहीं आओ, अप नहीं आओ, आओ अस्फीति, आओ अस्फीति, अब अस्फीति, अब अस्फीति का इंग्लिश से बोलेंगे डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई और डिस मतलब कम, डिस मतलब यानी महंगाई जब कम बढ़े यानी धीरे धीरे बढ़े तो उसे बोलते हैं अस्फीति। या टर्म समझना जरूरी है, समझ गया है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्या ना, यहां पर क्या बोलेंगे, यहां इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, मुद्रा। इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, आहिस्ते आहिस्ते, स्लोली स्लोली। जब इन्फ्लेशन बढ़े, धीरे धीरे जब इन्फ्लेशन बढ़े तो उसे क्या बोलते हैं? अस्फीति, अस्फीति, डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन। अगला है मंदी। क्या है मंदी? जानता है? मंदी शब्द से तुम लोग परिचित है? परिचित ना है? नाम सुनते तो मंदी को,
मंदी हो मतलब सामान रहते हुए बिक नहीं रहा है। अरे मंदी मतलब क्या होता है? सामान रहते हुए भी मार्केट में बिक नहीं रहा है। सुनता होगा नाम तो लो मंदी में कि मार्केट में आज मंदी है, यानी सामान मेरे पास है लेकिन लेने वाला कोई ना है, खरीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पैसे ना है, पैसा हो गया कम, पैसा हो गया। तो मंदी के इंग्लिश से क्या बोलते हैं? तो मंदी के इंग्लिश से बोलते हैं रिसेशन, REC, रिसेशन। रिसेशन मतलब मंदी। मंदी मतलब क्या हुआ कि वस्तु रहते हुए, वस्तु रहते हुए, है ना, बिके नहीं, बिके न रहते हुए मांग कम, मांग कम, है ना, मतलब हर दिन की अपेक्षा, है ना, वस्तु रहते हुए बिक्री कम है, मांग कम है, डिमांड कम है, तो उसे बोलते हैं मंदी। क्या बोलते हैं? मंदी मतलब क्या है कि वस्तु मार्केट में है और सस्ता भी है लेकिन बिकिए नहीं रहा है, डिमांडे कम है, जिसे मंदी क्या बोलते हैं? मंदी। अगला है मंदी को कम करने तरीका। मंदी को कम करना, कम करना को बोलते हैं लिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? लिफ्लेशन, लिफ्लेशन, ली। तो मंदी को कम करने का तरीका, मंदी को कम करने के तरीका भी सब बताएंगे। अभी जैसे डायरेक्ट लिख रहा है, मंदी के कम करने तरीका क्या बोलते हैं? लिफ्लेशन, यानी रिसेशन को कम करना, रिसेशन को कम करना, रिफ्लेशन, अगला क्या है? महामंदी। अभी थोड़ा मोड़ा मंदी है, अब महामंदी। महामंदी को क्या बोलेंगे? तो लेज कहां चल गया है? डिप्रेशन कहां चल गया है? महामंदी आया तो कहां चल जाएगा? डिप्रेशन में चल जाएगा। महामंदी मतलब कि एकदम जो है मंदी थोड़ा मोड़ा बिक भी रहा है। महामंदी मतलब वस्तु मार्केट में है और बहुत सस्ता भी है लेकिन एकदम नहीं बिक रहा। महामंदी मतलब ऐसे मंदी जो है हमेशा सब क्षेत्र में नहीं आता है। क्या कभी तूने सुना है कि मंदी जो है ना, कभी सुनेगा तो बोलेगा सोना में मंदी है, यानी सोना में बिक रहा है। कभी सुनेगा आज जो है फल के मार्केट में मंदी, यानी फल नहीं बिक रहा है। कभी सुनेगा सब्जी नहीं बिक रहा है, यानी सब्जी के मार्केट में मंदी है, ठीक है ना। कभी सुनेगा, ठीक है ना, कि आज जो है मिठाई नहीं बिक रहा है, मिठाई के मार्केट में मंदी है। अभी जो है कपड़ा नहीं बिक रहा है, कपड़ा की दुकान में मंदी है। लेकिन कभी एक के बार सुनता है कि सब मंदी आ गया है। मंदी जो है किसी सेक्टर में आता है, एक और मंदी जो है एक ही बार नहीं आता है, किसी सेक्टर में आता है। किस सेक्टर में आता है? मार्केट में कोई सामान बहुत ज्यादा बिक रहा है, कुछ बिकिए नहीं रहा है, तो जो नहीं बिक रहा उसे मंदी क्या है। लेकिन जब एक ही बार सभी सेक्टर में मंदी आ जाए, एक ही बार सभी सेक्टर, है ना, सभी सेक्टर बोले तो फल वाला फल नहीं बिक रहा है ना, सब्जी वाला सब्जी नहीं बिक रहा है, कपड़ा वाला कपड़ा नहीं बिक रहा है, आभूषण बेचने वाला आभूषण नहीं बिक रहा है, गाड़ी बेचने वाला गाड़ी नहीं बिक रहा है, यानी एक ही बार जब सब सेक्टर में मंदी डिप्रेशन में चल जाएगा। कहां चल जाएगा? जब एक ही बार सभी क्षेत्र में मंदी आ जाए तो डिप्रेशन में चल जाएगा, यानी महामंदी। तो सभी क्षेत्र में एक ही बार मंदी, है ना, एक ही बार सभी क्षेत्र में मंदी, सभी क्षेत्र में मंदी, सभी क्षेत्र में मंदी आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? महामंदी। और पूरा वर्ल्ड में महामंदी आया था 1929 में। 1929 के महामंदी जितना खतरनाक महामंदी अभी कभी ना आया है, पता है ले? तो वो चैप्टर तुम लोग पढ़ता है 1929 का महामंदी। और 1929 का महामंदी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका। जो जितना ज्यादा, है ना, पैसा वाला रहेगा उसको उतना ज्यादा नुकसान होगा, और जो भिखारी होगा कि नुकसान होगा रे? पहला तुम्हें बना, जो भिखारी है उसको कितना नुकसान हो जाएगा? तो 1929 के महामंदी में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? अमेरिका। तो 1929 में केवल एक देश से महामंदी नहीं आया था, पूरा वर्ल्ड में महामंदी हो गया। क्या हो गया था?
महामंदी हो गया तो 1929, 1900। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? महामुद्रा स्फीति, महामुद्रा स्फीति, महामुद्रा स्फीति, महामुद्रा यानी हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, लेकिन महंगाई हो गया हाइपर, महंगाई हो गया हाइपर। हाइपर जानता है ना, कभी कभी तुम लोग भी हाइपर हो जाता है। हाइपर मतलब बहुत गुस्सा, एक होता है गुस्सा, क्या होता है? एक होता है हाइपर यानी बहुत गुस्सा। अब जाने मर्द वक्त अब कोई न बचे तो समझ आ गया है। तो होता है महंगाई, क्या होता है? महंगाई होता है हाइपर महंगाई, हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत ज्यादा महंगाई, बहुत ज्यादा महंगाई यानी पैसा दम भर ले जाओ और सामान बिकने को पाओ, उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जो आपको पता है, तो वो देश है वेनेजुएला। क्या है? वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन आया है और वहां 10 लाख रुपया का नोट चलाना पड़ा, 10 लाख। हम लोग का मैक्सिमम 2000 था, बंद हो गया है, अभी मैक्सिमम 500 रुपया का नोट है। और वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन आया है यानी पैसा को वैल्यू भी नहीं रहा, पैसा को वैल्यू भी नहीं रहा, है ना। इतना पैसा ले जाओ तो वो ब्लेड का टुकड़ा मिलेगा, तो चलाना पड़ा। कहते पैसा कहां से ले जाएगा? अब बताओ 10 रुपया का नोट है, 500 रुपया का नोट है, तब उतना नोट ले जाना है, तब तो 10 रुपया 500 रुपया नोट ले जाना पड़ेगा। तो 10 लाख के नोटे चला दिया, 10 लाख के एगो नोट चला दिया। अब 10 लाख के एगो नोट ले जाओ, अब मुट्ठी भर सामान लेकर आओ, यानी हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत ज्यादा महंगाई, जिस महंगाई को बर्दाश्त है ना नहीं किया जा सकता है। तो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ, है ना, बहुत ज्यादा महंगाई यानी महंगाई इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसके तुलना में वस्तु है ही नहीं, सामान मिलवे नहीं कर रहा है। तो हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन महंगाई के विकराल रूप, महंगाई के या मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के विकराल रूप, विकराल रूप, मुद्रास्फीति के विकराल रूप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अगला क्या है? अगला है मुद्रास्फीति जनित मंदी, 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 मुद्रास्फीति जनित, इसे बोलेंगे स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी मुद्रास्फीति भी है मंदी भी है, यानी इसमें 3 चीज होता है मुद्रास्फीति जनित मंदी में। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, और क्या होता है? और मंदी क्या होता है? महंगाई भी होता है, मंदी भी होता है, और एक चीज और होता है बेरोजगारी। क्या होता है? बेरोजगारी। जब ये तीनों चीज किसी देश में, अगर जब ये तीनों चीज देखने को मिले तो समझ जाओ उस देश में मुद्रास्फीति जनित मंदी है, मुद्रास्फीति जनित मंदी है। महंगाई भी देखने को मिले, मंदी भी देखने को मिले, बेरोजगारी भी देखने को मिले, ये तीनों बड़े पैमाने पर देखने को मिले, समझ जाना वो देश में क्या है? मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित। तो क्या ये भारत में है? क्या ये भारत में है? यस, भारत में महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, बढ़ गया है? भारत में महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई भी है, महंगाई भी है, और दिन दुनी अभी महंगाई बढ़ते जा रहा है ना, बढ़ते जा रहा है। भारत में महंगाई भी लगातार बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। पहले जो एलपीजी सिलेंडर था कितना मिलता था? 400-500 काफी हो गया, अभी कितना मिलता है? 1100।
कितना मिलता है रे? 1000। अरे तो अधिक डायरेक्ट लेता तो कितना मिलता है? डायरेक्ट तो यानी लगभग दुगना तिगुना बढ़ गया है ना? मंदी है, हाँ मंदी भी है, बहुत सारा चीज नहीं बिक रहा है। और क्या बेरोजगारी ना है? बेरोजगारी ना है, तीनों है ना रे? पहला बेरोजगार बोलिन रे, बेरोजगारी है, बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी भी है। तो बताओ भारत में क्या है? भारत में है मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी महंगाई भी, मंदी भी और बेरोजगारी भी है। अभी तीनों को अच्छा समझना है। अभी तो हम ऊपर बताए हैं, अभी ऊपर बताए हैं। तो चलो यहां लिख रहे हैं क्या? यहां लिख रहे हैं हम पहले मुद्रास्फीति। पहले क्या लिख रहे हैं? मुद्रास्फीति, मुद्रा यानी इन्फ्लेशन। क्या? मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। दूसरा क्या लिख रहे हैं? दूसरा लिख रहे हैं अपस्फीति। अप, अरे पहला बोलें जो ही पढ़ाए वही लिख रहे हैं। तीसरा लिख रहे हैं अवस्फीति। अब अगला लिख रहा है मंदी। अगला लिख रहा है अब मंदी को कम करना, वो भी जानबूझकर, जान। उसके बाद महामंदी, और उसके बाद महामुद्रा स्फीति। महामुद्रा, मुद्रास्फीति के बड़का रूप महामुद्रास्फीति, मंदी के विकराल रूप महामंदी। अगला मुद्रा स्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। और ये सभी का अभी हम ऊपर समझाए थे ना? समझाए थे रे। यह सभी को अभी हम ऊपर समझाने का कोशिश किए थे सरल शब्द में। मुद्रास्फीति मतलब, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्ले, और अपस्फीति को डिफ्लेशन। याद करो, तुम लोग शब्द में याद नहीं रहेगा, पहले याद तो हो जाए। डिफ्लेशन, डिफ्ले, और एक बार, दो बार, तीन बार बोल रहे तो याद तो होबे करेगा। अगला अस्फीति, डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन मंदी। रिक्सेशन, रिक्सेशन मंदी को कम करना। ये लिफ्लेशन, लीफ्लेशन महामंदी। डिप्रेशन में चल गया, कहां चल गया? डिप्रेशन, डी महामुद्रास्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन, 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 इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति जनित मंदी। स्टैगफ्लेशन, 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 स्टैग। तो चलो, इतना बार बोलने के बाद इसे आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं। क्योंकि तो पहले तो नामा तो याद हो जाए, उसके बाद इसीलिए आपको एक बार हम फिर लिखे हैं, दूसरा बार फिर लिखे हैं, और बार बार बोल रहे हैं, बार बार। तो पहले तो नामा याद हो जाए, समझना तो बाद में। पहले तो नामे तुम लोग को याद ना है, नामे नहीं याद है, पहले तो नामा याद हो जाए, उसके बाद समझना है। और यहाँ पर हम शॉर्ट में समझाए भी आप लोग को है, थोड़ा सरल शब्द में, थोड़ा सा और समझेंगे, है ना? अब टर्म से समझेंगे। किससे समझेंगे? जब टर्म से समझेंगे तो यहां पर लिखेंगे पैसा। क्या लिखेंगे? पैसा। क्या लिखेंगे?
मार्केट में तरलता, मार्केट में तरलता के बारे में, तरलता के बारे में लिखेंगे। चलो तो यहां पर हम लिख रहे हैं एक चीज, ठीक है ना। तो अब हम जो समझा रहे हो समझो, ठीक है ना। जो समझा रहे हैं वो आराम से समझना है, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे तरलता, तरलता यानी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी पैसा। मार्केट में जो पैसा ज्यादा है तरलता ज्यादा है, मार्केट में पैसा कम है तरलता कम है। यहां लिखेंगे वस्तु, क्या लिखेंगे, वस्तु यानी तरल। तरल को खरीदने के लिए तरलता चाहिए, तरल को खरीदने के, तरल मतलब वस्तु, तरल मतलब वस्तु, तरल को खरीदने के लिए तरलता चाहिए यानी पैसा चाहिए। तरल को खरीदने के लिए तरलता चाहिए, तरल को खरीदने के लिए तरलता चाहिए, तरल को खरीदने के लिए तरलता चाहिए। तरल का मतलब वस्तु, तरलता मतलब पैसा, समझा बंदर। अब यहां लिखेंगे क्या, यहां प्राइस, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे प्राइस बढ़ा या घटा, ठीक है ना। और परचेजिंग पावर, परचेजिंग, पहले प्राइस लिखेंगे, प्राइस बढ़ा या घटा, फिर लिखेंगे परचेजिंग पावर, फिर करेंसी वैल्यू। करेंसी पहला पी मतलब प्राइस, पहला पी मतलब प्राइस, पहला पी मतलब प्राइस, पहला पी मतलब प्राइस, प्राइस के मतलब मूल्य, कीमत, दाम, मूल्य, कीमत, दाम। और दूसरा पीपी मतलब परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर खरीदने का क्षमता, खरीदने का शक्ति, परचेजिंग पावर, परचेजिंग। और तीसरा सीवीसी यानी करेंसी वैल्यू, करेंसी, सीवी का मतलब करेंसी वैल्यू, सीवी का मतलब करेंसी वैल्यू, सीवी का मतलब करेंसी वैल्यू, करेंसी। अब तुम ही लोग बताओ, प्राइस अगर घटेगा, प्राइस अगर दाम घट गया तो परचेजिंग पावर बढ़े घटेगा, दाम घट गया तो ज्यादा खरीदेंगे, अरे दाम किसी कम हो गया तो ज्यादा खरीदेंगे, यानी परचेजिंग पावर, खरीदने का पावर बढ़ जाएगा, न बढ़ेगा। अरे सोचन बैला, दाम घट गया, प्राइस घट गया तो परचेजिंग पावर, खरीदने का पावर बढ़े घटेगा, तो सस्ता हो गया नहीं बढ़ गया है, यानी करेंसी वैल्यू बढ़ा घटा। ज्यादा खरीद रहा है करेंसी वैल्यू बढ़ गया ना पहला, जब ज्यादा सामान खरीद ले रहा है तो हमारा करेंसी का वैल्यू बढ़ गया है। अमेरिका का डॉलर $1 देता है और जरा सामान खरीद लेता है। अमेरिका का भारत में $1 देगा, मात्र कितना देगा, $1 और लगभग 100 रुपया सामान खरीद लेगा। और हम लोग ₹1 देंगे, कुछ और मिल कहेगा ना चलो हम लोग अपना ₹1 देंगे, बोलेगा ना चलो हो, चलबे न कर तो लेवे न करबो, क्या ना कुछ और मिलेगा, यहाँ तक कि लेने से मना कर देगा। और अमेरिका मात्र $1 देगा और 100 रुपया सामान ले लेगा, यानी परचेजिंग पावर किसका ज्यादा है, अमेरिका ना है। यानी अगर हम कम पैसा में ज्यादा सामान खरीदते हैं, कम पैसा में ज्यादा सामान खरीदते हैं, परचेजिंग पावर ज्यादा है यानी करेंसी वैल्यू ज्यादा है। और कम पैसा में ज्यादा सामान खरीद लिए हैं यानी हमारे करेंसी का वैल्यू क्या है, ज्यादा ना। और ज्यादा पैसा में तनी सामान मिल रहा है यानी हमें करेंसी को वैल्यू देना है, करेंसी वैल्यू क्या है, कम तो समझ ना रहा है, सोचो, सोच पा रहा है, अरे दिमाग है भैजा, है भैजा, सोच पा रहा है, सोच पा रहा है ना। यानी परचेजिंग पावर ज्यादा तो करेंसी वैल्यू भी ज्यादा, परचेजिंग पावर कम तो करेंसी वैल्यू भी कम ना होगा। अरे इतना समझा, इतना समझाओ ऑनलाइन वालों, बोलो प्राइस कम, दाम कम, दाम तो परचेजिंग पावर यानी ज्यादा सामान खरीद लेंगे, दाम कम, दाम, प्राइस कम यानी सस्ता, प्राइस कम यानी सस्ता तो परचेजिंग पावर ज्यादा, करेंसी वैल्यू ज्यादा, दाम ज्यादा, दाम
प्राइस ज्यादा, प्राइस यानी महंगा ज्यादा, महंगा ज्यादा, परचेजिंग पावर कम यानी करेंसी वैल्यू कम। अब समझा, समझा रे? ये तीनों समझ गया। चलो अब देखते हैं मुद्रास्फीति में क्या होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति में क्या होता है वो देखेंगे। जब मुद्रास्फीति की बात करेंगे तो मुद्रास्फीति में याद रखना, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, सिंपल सिंपल। मुद्रास्फीति मतलब सिंपल, मतलब बोले मुद्रास्फीति मतलब सिंपल, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। हम बोल रहे मुद्रास्फीति मतलब सिंपल समझो, महंगाई सिंपल सिंपल मतलब सिंपल सिंपल तो बोले तो मुद्रास्फीति मतलब सिंपल, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, 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 मुद्रास्फीति मतलब। मुद्रास्फीति में बताओ महंगाई बढ़ गया, पैसा बढ़ गया यानी पैसा ज्यादा, पैसा। मुद्रास्फीति में महंगाई बढ़ रहा है यानी सबके पास पैसा ज्यादा है, पैसा। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई कब बढ़ेगा? जब तुम्हारा जेब में पैसा ज्यादा है, पैसा ज्यादा रहेगा तो तुम लोग डिमांड ज्यादा करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा रे? अरे बढ़ेगा। यानी मुद्रास्फीति में मार्केट में पैसा क्या होता है? ज्यादा। मुद्रास्फीति में मार्केट में पैसा क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? पैसा ज्यादा, पैसा परंतु वस्तु कम। महंगाई कब बढ़ता है? जब पैसा ज्यादा हो और वस्तुएं कम हो, तब जो है कम वस्तु है यानी डिमांड ज्यादा है लेकिन वस्तुएं कम है, तो जिसका वस्तु है कहेगा बढ़ा देगा, दाम बढ़ा देगा। जान रहा है वस्तु कम है, खरीदने वाला ज्यादा है, खरीदने वाला ज्यादा है लेकिन मार्केट में वस्तु कम है तो दाम बढ़ाएगा ना। यानी मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? मुद्रास्फीति मतलब होता है पैसा ज्यादा वस्तु कम, पैसा ज्यादा वस्तु कम, पैसा ज्यादा वस्तु कम। और जब भी पैसा ज्यादा रहेगा और वस्तु कम रहेगा तो महंगाई बढ़ेगा। यस, महंगाई बढ़ेगा। महंगाई यानी प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्या ज्यादा खरीद पाएंगे? ज्यादा खरीद पाएंगे। परचेजिंग पावर क्या होगा? घट जाएगा यानी ज्यादा नहीं खरीद पा रहे है, यानी ज्यादा पैसा देकर भी कम सामान मिल रहा है, कम सामान यानी करेंसी की वैल्यू क्या हुआ? गिर गया। करेंसी वैल्यू क्या हुआ? गिर गया। तो क्या समझा? क्या ये लिखना को भारी बात है? समझ गया तो कुछ भी पूछे, अगर तुम समझ गया है तो कुछ भी पूछे आसानी से बता देगा ना। बताएगा रे? अरे बताएगा। अरे बंदर बोली ना, बताएगा, बता देगा। कब बता देगा? जब तुम समझ चुका है, समझ चुका है तो कुछ भी पूछे आसानी से बता देगा, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति समझ गया है? समझा है? जल्दी बोलो। यह भले ही तुमको बहुत शॉर्ट में लिख रहा है, ऐसे को पढ़ाता भी नहीं है, खाली अब तो महंगाई मुद्रास्फीति पढ़ा देगा, कहेगा बाहर में जाओ। ये आपको शॉर्ट में है ना सब संपूर्ण सार मिल रहा है, मतलब केवल जो है प्रतीक के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। समझ गया है ना? यानी शॉर्ट में आपको भले एक के बोर्ड में हम संकेत के माध्यम से लिखेंगे लेकिन वो बहुत सारा चीज आपका जो है शॉर्ट में हो जाएगा और अब जल्दी पढ़ता भी तुम लोग नहीं है। समझा रे? समझा? भरना है। तो महंगाई समझ गया है, मुद्रास्फीति समझ गया है, मुद्रास्फीति समझा। चलो आगे आ जाओ। अब बताओ मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट कि मुद्रास्फीति का उल्टा को अपस्फीति, मुद्रास्फीति का उल्टा को अपस्फीति। बैठो ना अच्छा से बगुलवा, देहू तोड़ लिया है। मुद्रास्फीति के उल्टा को अपस्फीति, मुद्रास्फीति के उल्टा को अपस्फीति। आओ नहीं, अप 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 अप। मुद्रास्फीति के उल्टा को अपस्फीति, अपस्फीति यानी इन्फ्लेशन के उल्टा को डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन के उल्टा को डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन के उल्टा को डिफ्लेशन। डी यानी इन्फ्लेशन में मार्केट में पैसा बढ़ा, पैसा, तो इसका उल्टा है ना
यानी यानी डिफ्लेशन में मार्केट में पैसा घटेगा, मार्केट में पैसा घटेगा, मार्केट में पैसा घटेगा, नहीं घटेगा, घटेगा रे। जब पैसा घटेगा, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है, इसका उल्टा, इन मुद्रास्फीति के उल्टा अपस्फीति, इन्फ्लेशन के उल्टा डिफ्लेशन। यहाँ पैसा बढ़ा तो यहाँ पैसा घटा, यहाँ वस्तु घटा तो यहाँ वस्तु बढ़ा, ना हो जाएगा। मार्केट में पैसा कम हो और वस्तु ज्यादा हो, बताओ वस्तु सस्ता कि महंगा? सोचो, अभी तुम लोग को बन जाना है कौन सी पता है? अभी तुम लोग को बन जाना है ना ग्राहक। क्या बन जाना है? और ग्राहक बन के सोचना है, समझ आ गया है ना? तुम मार्केट में पैसा कम हो और वस्तु हर जगह मिल रहा हो, सस्ता कि महंगा? सस्ता, यानी प्राइस क्या होगा? प्राइस क्या होगा? कम, ना होगा रे। प्राइस जैसे कम हुआ तो कम सामान खरीदेंगे ज्यादा सामान, यानी कम में पैसा में ज्यादा सामान खरीदेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ गया, यानी कम पैसा में ज्यादा खरीद रहा है, यानी करेंसी वैल्यू क्या हुआ? बढ़ गया, नहीं बढ़ा है। तो कोई भारी चीज है, कोई भारी चीज है। और मुद्रास्फीति, मुद्रा अस्फीति, महंगाई, महंगाई बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पैसा इतने ले जाओ सामान मिलेगा इतना, यानी उठ के मुंह में जीरा के फौरन। जब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसे बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, महामुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के विकराल रूप महामुद्रास्फीति। तो यहाँ महंगाई क्या होगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। महंगाई थोड़ा बढ़ा, थोड़ा, यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा, महंगाई, महंगाई जो है मुद्रास्फीति, फिर जो है मुद्रास्फीति, लगातार महंगाई बढ़ ले जा रहा है, जितना बढ़ाना बढ़ा दो। यानी यहाँ थोड़ा महंगाई बढ़ा, मार्केट में थोड़ा पैसा बढ़ा, यहाँ मार्केट में बहुत पैसा बढ़ गया है, मार्केट में बहुत पैसा बढ़ गया है। और वस्तु घट गया, वस्तु घट गया, वस्तु पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, सबको 15 करोड़ रुपया मिल जाए और मार्केट में सामान जो है जितना अभी है उतना ही सामान बाद में भी रहे, तो बताओ की होगा? बहुत महंगा ना हो जाएगा? पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है लेकिन वस्तु कम है, बताओ तो प्राइस क्या होगा? प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 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 बढ़ेगा रे। प्राइस बहुत ज्यादा, और प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा घट जाएगा, बहुत ज्यादा, यानी खरीदिए नहीं पाएंगे, पैसा बहुत देंगे तब भी सामान नहीं मिलेगा, यानी करेंसी वैल्यू भी, करेंसी वैल्यू भी घट जाएगा। करेंसी वैल्यू यानी करेंसी का कोई वैल्यू भी नहीं बचेगा, करेंसी का कोई वैल्यू भी नहीं बचेगा, करेंसी को कोई वैल्यू ही नहीं बचेगा। न समझा? यह है आपका महामुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। लेकिन बताए थे मुद्रा, बार बार जो बोल रहे हैं उस बोलते रहना है। मुद्रास्फीति के उल्टा को अपस्फीति, इन्फ्लेशन के उल्टा को डिफ्लेशन, लेकिन अगर मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़े, अगर मुद्रास्फीति धीरे धीरे बढ़े, है ना, धीरे धीरे, तो उसे बोलेंगे अस्फीति। यानी ये भी मुद्रास्फीति है, दोनों एक क्या है? दोनों क्या है? एक ही, दोनों क्या है? दोनों एक ही है, एक ही है, लेकिन यहां पर स्लोली स्लोली। अस्फीति मतलब स्लोली स्लोली, अस्फीति मतलब स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। जैसे अब अस्फीति का नाम सुनेगा, जैसे अस्फीति का नाम सुनेगा, डिसइन्फ्लेशन का नाम सुनेगा, तो गाना गाना है स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, महंगाई आना और परेशान करके जाना, समझ गया? धीरे धीरे महंगाई, धीरे धीरे
यानी इसमें भी महंगाई बढ़ेगा, इसमें महंगाई बढ़ेगा, परंतु धीरे धीरे पैसा बढ़ गया है ना, पैसा बढ़ गया है, इसमें भी वस्तु घट जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर घट जाएगा, परचेजिंग पावर घट जाएगा, करेंसी वैल्यू घट जाएगा, करेंसी वैल्यू। यानी ये भी सेम टू सेम यही है ना, है सेम टू सेम है ना, लिख दिए जो ऊपरा में था वही यहाँ चिपका दिए हैं, चिपकाए हैं, जो ऊपर में था वही यहाँ चिपका दिया, यानी स्लोली स्लोली खाली कर दिया, धीरे 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 धीरे, समझा। अगला है मंदी। क्या है मंदी? मतलब हुआ पॉकेटिया में पैसे नहीं है। मंदी मतलब क्या हुआ? पॉकेटिया में पैसा नहीं है। मंदी मतलब क्या हुआ? मार्केट में सामान मिल रहा है, मार्केट में सामान बिक रहा है, मार्केट में सामान उपलब्ध है, लेकिन सब खाली देख रहा है, खरीदिए ना रहा है, देख रहा है, अरे बहुत अच्छा सामान हो, अभी पैसा ना हो कल ले लेबो, यानी पैसे ना है, पैसे पैसे ना है लेकिन सामान है, ना हुआ। मंदी है, पैसे ना है लेकिन सामान है, बताओ सामान है और पैसे नहीं है, यानी सामान है बिक नहीं रहा है, यानी सस्ता की महंगा, सस्ता की महंगा, सस्ता यानी प्राइस कम, प्राइस प्राइस कम, प्राइस यानी कम पैसा भी ले जाएंगे, ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, पैसे लेकिन ना है, यानी परचेजिंग पावर क्या है? ज्यादा। क्या है? परचेजिंग पावर ज्यादा, यानी ज्यादा खरीद सकते हैं, यानी करेंसी वैल्यू ज्यादा ना हुआ है। क्या इसे समझ पा रहा है? इससे तुम्हारा दिमाग खुल रहा है। परिभाषा कोई भी परिभाषा लिख देगा तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जब इस तरह सोच पा रहा है तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा तो सोच सकता है। समझ गया? चलो नेक्स्ट है मंदी कम करना। मंदी को बताओ, मंदी कम करेंगे पॉकेटिया में पैसा बढ़ाना पड़ेगा, पॉकेटिया में पैसे नहीं खरीद देख रहे हैं और खरीदिए नहीं रहे हैं, अब मंदी कम करना है तो मंदी कम करेगा आरबीआई। सरकार जो है जानबूझकर, आरबीआई जो है जानबूझकर ठीक ही करेगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। जैसे बैंक में इंटरेस्ट रेट कम होगा वैसे सब लोग लोन ज्यादा लेने लगेगा, और लोन जैसे ज्यादा लेने लगेगा सबके पॉकेट में आ जाएगा पैसा। क्या जाएगा? पैसा। तो मंदी कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसा बढ़ाना पड़ेगा। खाली देखे, पहले क्या करते थे मंदी में? पहले सामान देखते थे, लेकिन आईना खरीदो, कल खरीदो, बाद में कभी खरीदल जाते, और पॉकेट में आ गया पैसा। क्या आ गया? पैसा। तो मार्केट में सामान रहेगा कि नहीं रहेगा? कितना लोग की करेगा? सब पैसा बढ़ा दिया, अब इसे कम कर दीजिए, ले बस, तो फिर कम हो जाएगा तो फिर कहा, फिर सामान मिलबे नहीं करेगा। पैसा खाली बढ़ा दिया, वस्तु भी रहना चाहिए, वस्तु भी मार्केट में रहना चाहिए, तब नहीं बिकेगा रे। तो पैसा बढ़ा दिए, अब मार्केट में वस्तु है, अब पॉकेटिया में पैसो है, अब खरीद देखेंगे ना, खरीद भी लेंगे। अब देखेंगे कि देखेंगे यहाँ पर मिल रहा है कौन चीज, है ना, अरे मालदा आम मिल रहा है, तो ऐसा नहीं खाली जाए मालदा आम को देखेंगे, देखेंगे भी कैसे केजी है वो, तो 100 रुपया में 2.5 केजी, 5 केजी दे दो, फिर अथमी इन्हें खाली पूछ के चल गई, पूछ के चल गई तो मंदी कौन सी, अब पूछ के ले लिया, यानी मंदी कम, यानी पैसा पॉकेटिया में है, सामानमो मिल रहा है, सामानमो मिल रहा है, पैसबो है, सामानमो ज्यादा है तो महंगा कि सस्ता मिलेगा? सस्ते मिलेगा। पैसबो है और सामानमा नहीं रहता तब महंगा, पैसबो है सामानमा नहीं रहता तब महंगा, पैसा भी है सामान भी मिल रहा है यानी सस्ता, यानी प्राइस क्या होगा? कम। प्राइस कम यानी ज्यादा खरीद सकते हैं, ज्यादा खरीद सकते हैं, यानी परचेजिंग पावर ज्यादा, यानी करेंसी वैल्यू ज्यादा। न समझा? अरे समझ पा रहा है? समझ पा रहा है? हाँ। अगला है महामंदी। गल्लो महामंदी में पैसा बिल्कुल गया, मंदी में थोड़ा पैसा कम, मंदी में थोड़ा पैसा, महामंदी में एकदम चौपट, पैसबा एकदम ना हो, पैसबा एकदम नहीं है, पैसबा एकदम नहीं है। महामंदी, मंदी के विकराल रूप, मंदी के विकराल रूप, मंदी के विकराल रूप महामंदी, एकदम पैसे ना हो।
जब पैसे एकदम ना रहे किसी के पास तो क्या फैक्ट्री चलेगा? महामंदी मतलब सब सेक्टर में मंदी आ गया है, सभी सेक्टर में मंदी आ गया है। जब पैसे एकदम खत्म हो गया है, सब सेक्टर में मंदी आ गया है, तो क्या फैक्ट्री चल पाएगा? 1929 से महामंदी आया, पूरा वर्ल्ड के फैक्ट्री वगैरह चलना बंद हो गया, पैसे एकदम कम हो गया। यानी जब फैक्ट्री न चलेगा तो वस्तु भी घट जाएगा। मंदी में वस्तु था, यहाँ महामंदी में वस्तु भी कम हो जाएगा। पैसा बहुत कम होगा, वस्तु थोड़ा कम होगा। ज्यादा तीर मतलब बहुत तेज और कम तीर मतलब थोड़ा, समझना है। पैसा एकदम कम हो गया और यहाँ मंदी महामंदी में वस्तु बढ़ा नहीं, वस्तु भी कम हो गया, वस्तु भी यानी उत्पादन रुक गया। अच्छा बताओ, महामंदी आया तो कोई सामान बनाएगा? कोई सामान बनाएगा? उत्पादन करेगा? यानी वस्तु भी कम, वस्तु भी और पैसा बहुत तेज कम और वस्तु भी कम, वस्तु भी कम, वस्तु भी कम। तो यहां पर क्या होगा? पैसा बहुत कम है, वस्तु थोड़ा कम है, यानी थोड़ा मोड़ा वस्तु मिल रहा है, लेकिन पैसा इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि सूंघियो नहीं पा रहा है, देखना तो दूर के बात है, ठीक है ना। यानी अभी भी सस्ते है लेकिन एकदम खरीद नहीं पाएंगे। यानी प्राइस क्या है? प्राइस अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है। यानी परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर क्या है? ज्यादा, क्या है? लेकिन एकदम दरिद्र है, एकदम दरिद्र है। परचेजिंग पावर अभी भी क्या है? ज्यादा, क्या है? ज्यादा, क्या है? ज्यादा। परचेजिंग पावर क्या है? ज्यादा, क्या है? ज्यादा। करेंसी वैल्यू भी क्या है? ज्यादा। करेंसी वैल्यू भी क्या है? ज्यादा। लेकिन हम भी दरिद्र हैं, भिखारी, क्या है? एकदम खरीद नहीं पा रहे हैं। न समझा? ये था, इसके पढ़ाई दिए हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी मतलब बताए थे कि महंगाई भी हो, मंदी भी हो, बेरोजगारी भी हो। जब ये तीनों एक ही बार एक ही साथ देखने को मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? महामंदी बोलते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्टैगफ्लेशन, 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 स्टैग। तो ये तीर ऊपर नीचे करने बताए हैं, इससे तुम लोग को समझ विकसित हो गया होगा कि कैसे क्या होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे समझ विकसित हो गया, समझ विकसित हो गया। मुद्रास्फीति का उल्टा को अपस्फीति, मुद्रास्फीति का उल्टा को अपस्फीति, मुद्रास्फीति का उल्टा को अपस्फीति। मार्केट में वैसा स्थिति, मार्केट में वैसा स्थिति जिसमें पैसा कम हो, पैसा मार्केट में वैसा स्थिति जहां पैसा ज्यादा, पैसा ज्यादा वस्तु कम, उसे क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। मार्केट में वैसा स्थिति जहां पैसा ज्यादा वस्तु कम, उसे क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति को जानबूझकर कम करना। अपस्फीति न मुद्रास्फीति को उल्टा, मुद्रास्फीति के उल्टा व्युत्क्रम को अपस्फीति, अपस्फीति। मुद्रास्फीति को धीरे धीरे बढ़ना। अस्फीति, मुद्रास्फीति का स्लोली स्लोली बढ़ना। अस्फीति, अस्फीति वैसा स्थिति, वैसा स्थिति जहां पर पैसा कम हो, पैसा कम हो परंतु वस्तु ज्यादा हो, पैसा कम हो वस्तु ज्यादा हो, पैसा कम हो वस्तु ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे? मंदी। क्या बोलेंगे? मंदी। रिसेशन को कम करने का तरीका लिफ्लेशन। रिसेशन ऑटोमेटिक आता है, क्या मंदी को लाता है? क्या मंदी को लाता है? नहीं, मंदी ऑटोमेटिक आता है, मंदी ऑटोमेटिक आता है, परंतु लिफ्लेशन को जानबूझकर लाया जाता, लिफ्लेशन को जानबूझकर सरकार द्वारा लाया जाता है। कायल, चूंकि मंदी को कम कर सके, मंदी को, मंदी से निपटारा पा सके। तो जहां पर मंदी ऑटोमेटिक आता है वहीं पर लिफ्लेशन यानी मंदी कम करने का तरीका ये सरकार तरफ से जानबूझकर लाया जाता है, जिससे लोग मंदी से निपट सके, मंदी से निपट सके। समझा रहे? ये सब याद हुआ? वैसा स्थिति जहां पर मुद्रास्फीति भी है, महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है, उसे क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति जनित मंदी। और भारत में क्या देखने को मिलता है? मुद्रास्फीति जनित
मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी देखने को मिलता है, स्टैगफ्लेशन देखने को मिलता है। समझा? समझा रे? अब मुद्रास्फीति, मुद्रा स्फीति से किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दम भर पूछता है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। सर अभी बहुत बचा है, फास्ट पढ़ाइए। बड़ा इस समय फास्ट पढ़ाएंगे ना, निपट ये जाएगा, हवा लगेगा छोड़ो, निपट जाएगा डायरेक्ट, बहुत भोज भात होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलो यहां ध्यान दो, मुद्रास्फीति, 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 इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मुद्रास्फीति से किसको लाभ और किसको हानि, ये दम भर पूछता है। ये पहला जो पढ़ा रहे हैं सुनो, ये क्वेश्चन परीक्षा में ये सवाल दम भर पूछा गया है कि मुद्रास्फीति को किसको लाभ, किसको लाभ और किसको हानि होता है, हानि होता है। ये परीक्षा में सवाल दम भर पूछा गया है। तो पढ़ो, चलो बता रहे हैं मुद्रास्फीति से किसको लाभ और किसको हानि होता है। अब सुनो, मुद्रास्फीति से लाभ, क्या लाभ बोले तो लाल लिखा गया है, लाभ क्या, लाभ क्या, तो मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है और किसको हानि होता है। यानी मुद्रास्फीति को किसको प्रॉफिट, किसको फायदा होता है, फायदा होता है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। महंगाई से किसको फायदा और किसको नुकसान, किसको नुकसान होता है। यानी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति से किसके लिए सकारात्मक, सकारात्मक, मुद्रास्फीति किसके लिए पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, फायदा होता है। और मुद्रास्फीति आने से किसके लिए नकारात्मक, नकारात्मक यानी नेगेटिव होता है, हानि होता है, लॉस होता है, नुकसान होता है। एक तो चीज है। अब हम बताए थे आप लोग को अभी, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब जैसे मान लो, ठीक है ना, जैसे हम बोल सकते हैं, सब समझ रहे हैं सर जी आज मजा आ रहा है, तो कल कौन सी सजा रहा था, कल 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ाए थे तो बखने लगा। चलो यहां ध्यान दो, तो बता रहे हैं जैसे ए बंदर, जैसे पहले जैसे मान लो बता रहे हैं, ए बंदर यहां ध्यान दो, यह है मोहना, कौन सी है, मोहना कौन सी है, और ये है सोहना, कौन सी है, सोहना। मोहना और सोहना, मोहना और मोहन। सोहना जो है ना उधार लिया, उधार लिया, उधार। सोहना लिया उधार, क्या लिया है, उधार। किससे लिया, मोहना से, मोहना। सोहना उधार लिया मोहना से 1000 रुपया, 1000 रुपया। कब लिया, 2020 में, 2020 में, 2020 में। तो सोहना लिया उधार कितना हजार, तो 1000। किससे लिया, मोहना से, मोहना से। कब लिया, 2020 में। अब सोहना जो है लौटा दे रहा है, पहले तो भूल गया, जब मोहना बोला ओ 1000 रुपया भी देनी,
आज पर बहुत दिन के बाद भूल कुछ गया, देने का मन नहीं था, ठीक है। तब अब लौटा रहा है, अब लौटा रहा है, अब लौटा रहा है 2026 में, 2026 में लौटा रहा है, 2026 में लौटा रहा है, लौटा रहा है, 2026 में लौटा रहा है। लेकिन महंगाई बढ़ा घटा, महंगाई बढ़ा घटा, महंगाई बढ़ा घटा, महंगाई बढ़ गया, महंगाई यानी हो गया मुद्रा स्फीति, हो गया मुद्रा स्फीति। मुद्रा जब सोहना 2020 में 1000 रुपया उधार लिया था, 1000 रुपया में एगो सिलेंडर भी भरा लिया, एगो गैस सिलेंडर भी ले लिया, ना ले लिया है रे, 2020 में सस्ते में था, एक गैस सिलेंडर भी ले लिया है, क्या ना, 1 केजी चिकन भी ले लिया है, ना ले लिया है, क्या ना, तेल भी इसी में हो गया है, चावल भी इसी में हो गया है, मसाला भी इसी में हो गया है, ना हो गया है रे। और इसी में हो गया सलाद, क्या हो गया है, सलाद, ना हो गया है, इसी में चखना भी हो गया। यानी 2020 में मोहना 1000 रुपया उधार लिया था, 1000 में दम भर पार्टी किया, 1000 में गैस सिलेंडर भी हो गया पूरा दम भर के, सस्ता था, और पैसा बच भी गया, 1 केजी चिकन भी ले लिया है, तेल भी हो गया है, चावल भी हो गया है, मसाला भी हो गया है, सलाद भी हो गया है, और चखना भी हो गया है, और 1000 रुपया में दम भर खाया, दम भर खाया, 1 महीना सिलेंडर भी जलाया, सिलेंडर भी जलाया, क्योंकि उस समय महंगाई कम था। लेकिन अब वही पैसा 1000 रुपया लौटा रहा है मोहना को, किसको, कब लौटा रहा है, 2026। तो मुद्रास्फीति हो गया, यानी महंगाई हो गया। अब मोहना सोचेगा कि अब हम इतना चीज खरीद लेंगे, होगा, यानी उस समय भी 1000 था, अभी भी 1000 है, लेकिन उस समय जो 1000 का वैल्यू था, क्या अभी है, अभी है, अभी इसको सिलेंडर वो नहीं मिलेगा, अभी इसको सिलेंडर वो नहीं मिलेगा, पार्टी तो दूर के हो गया है, पार्टी तो दूर का हो गया, सिलेंडर वो नहीं मिलेगा, मिलेगा रे। यानी नुकसान किसको हुआ, मोहना को। तो मोहना कौन था, कर्जदाता, कर्ज देने वाला नहीं था, मोहना कौन था, कर्जदाता, कर्ज दाता, कर्जा देने वाला, कर्ज, और सोहना था ऋण दाता था, ऋण भरा, कर्जदाता ऋणदाता क्या चीज हुआ, कर्जा देने वाला कर्जदाता, यानी ऋण देने वाला, ऋणदाता एक हुआ, दाता मतलब देने वाला, और ये सोहना हुआ ऋणी, क्या हुआ, यानी कर्जवा लेने वाला, कर्जवा लेने, मोज कौन कर लिया, सोना का हो गया मोज, क्या हो गया, 1000 उधार लिया लेकिन बड़ी मौज किया, अब वही सोहना 1000 रुपया रिटर्न कर रहा है, तो मोहना सिलेंडर वो नहीं खरीद पा रहा है, यानी मोहना खो गया, नुकसान। यानी सोहना यानी कर्जदार, कर्जदार या ऋणदार, ऋणदार, सोहना खो गया फायदा। तो मुद्रास्फीति में कर्जदार को क्या होता है, फायदा, ऋणदार को क्या होता है, फायदा, कर्जदाता क्या होता है, हानि, ऋणदाता क्या होता है, हानि ना होता है। किसमें, मुद्रास्फीति में। क्या ही समझा, लेकिन एक चीज याद रखना, कर्जा ऋणदाता यानी ऋण देने वाला, कर्जदाता यानी कर्जा देने वाला को देनदार नहीं लेनदार बोलते हैं, एकदम याद रखना, यहां पे फंस जाएगा। तुम सोचेगा कर्जा दे रहा है तो देनदार, ना है लेनदार, ऋण दे रहा है सोचेगा कि दे रहा है तो देनदार नहीं लेनदार, क्योंकि ये पैसा दिया
तो पैसा कहेगा लेगा भी तो लेनदार कौन चीज। और ये कर्जा लिया तो इसको कर्जा फिर चुकाना पड़ेगा तो देनदार। तो उल्टा नहीं समझना है, यहाँ फंस जाता है। जब ही पूछता है ना तो लेनदार मतलब समझ लेता है कि उधार लेवे वाला ना है। लेनदार मतलब उधार देवे वाला, और देनदार मतलब तुम समझ लेता उधार देने वाला ना है, उधार लेने वाला। समझा। बोलो मुद्रास्फीति में लेनदार को क्या होता है? हानि। देनदार को क्या होता है? फायदा। मुद्रास्फीति में ऋणी क्या होता है? फायदा। और ऋणदाता को नुकसान, है ना। मुद्रास्फीति में कर्जदार को फायदा, कर्जदाता को नुकसान। मुद्रास्फीति में ऋणदार को फायदा, ऋणदाता को नुकसान। इस समझा? क्या समझा रे? समझ गया है ना। सोहना बल्ले बल्ले मोहना हुर्रे ना हो गया। चलो तो वही समझना है, वही समझने के इतना कहानी बताना पड़ा। झुट्टो फालतू में चिकन उकन सिलेंडर वगैरह चखना वगैरह सब लाना पड़ा, लाना पड़ा। चलो यहां ध्यान दो। यानी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मुद्रास्फीति में लाभ किसको होता है? तो मुद्रास्फीति में लाभ होता है कर्जदार। अरे सोना के कर्जदार, यानी ऋणदार, ऋण देने वाला, कर्जा लेने वाला, यानी ऋणी, यानी जब ऋण लिए तो चुकाएगा भी, यानी पैसा देगा भी, देनदार। तो कुछ बोले चारों टर्म समझ गया है ना। चारों एक के चिजबा है ना, है रे ना है। और दूसरा मुद्रास्फीति में हानि किसको होता है? यानी महंगाई बढ़ने से हानि किसको होता है? तो मोहना को। मोहना कौन था? कर्जदाता, कर्ज या उसी को बोलते हैं ऋणदाता, ऋणदाता या उसी को बोलते हैं लेनदार। यानी पैसा दिया तो लेगा भी, लेनदार। तो देनदार लेनदार में आप लोग कंफ्यूजन हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गया। मुद्रास्फीति में और किसको लाभ होता है? किसान को। किसान को क्या होता है लाभ? मुद्रास्फीति से किसान को लाभ होता है, लाभ होता है। चलो, तो मुद्रास्फीति से किसान को लाभ होता है। लाभ क्यों होगा? महंगाई बढ़ गया, किसान सामान, किसान क्या करेगा? तो खेती करेगा तो महंगाई बढ़ल है। तो किसान जब उपजाएगा उसका सामान महंगा में बिकेगा, ना बिकेगा रे। आलू महंगाई बढ़ल, आलू महंगा बेच देगा। चावल उपजाया, महंगाई बढ़ गया तो चावल महंगा बेच देगा। गेहूं उपजाया, है ना, तो मुद्रास्फीति हो गया, महंगा में बिकेगा तो महंगा बेच देगा। यानी मुद्रास्फीति आने के बाद किसान को फायदा होता है। मुद्रास्फीति आने बाद व्यापारी को क्या होता है? बिजनेसमैन को फायदा होता है। जैसे बिजनेसमैन कोई सामान बना रहा था, आ गया महंगाई, तब वो सामान जो बनाया उसका सामान महंगा में बिकेगा, यानी उसको गया फायदा। क्या हो गया? और यहां बोलेंगे हानि किसको होता है? तो हानि होता है उपभोक्ता। किसको? उपभोक्ता को क्या होता है? हानि क्या होता है? बताओ। उपभोक्ता यानी खरीदने वाला बताओ। जब महंगाई बढ़ेगा तो खरीदने वाला का नुकसान ना होगा? जब महंगाई बढ़ेगा खरीदने वाला नुकसान होगा। हाँ, खरीदने वाला को होगा नुकसान। क्या होगा? नुकसान होगा, यानी उपभोक्ता को हो गया हानि। क्या हो गया? और किसको होता है? तो जिसका आय फिक्स है ना, जो वाला जिसका फिक्स सैलरी है। क्या है? फिक्स सैलरी है, उसको क्या होगा? हानि। क्या होगा? महंगाई बढ़ा पाया, सैलरी उतने है। 2020 में भी उसका सैलरी 20,000 था, अभी भी 20,000 है। पैसा तो फिक्स, लेकिन महंगाई बढ़ गया। क्या इसको हानि नहीं होगा? हानि। क्या होगा? तो क्या ये समझा? तो इससे क्वेश्चन पूछता
समझ गया है रे? अरे बोलने बंदर, समझा? समझ गया है? अब यहां बोलेगा कि ये आपका जो है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति ध्यान देना, आपको ध्यान देना होता है थोक मूल्य सूचकांक। क्या होता है? थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। तो मुद्रास्फीति पहले ध्यान दो। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई किस पर निकाला जाता है? महंगाई किस पर निकाला जाता है? तो महंगाई को निकालते हैं थोक मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य। तो महंगाई को किस पर निकाला जाता है? थोक मूल्य सूचकांक पर निकाला जाता है, थोक मूल्य सूचकांक पर निकाला जाता है। थोक मतलब होलसेलर प्राइस, होलसेलर, होल। तो महंगाई को किस पर डिसाइड किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य यानी होलसेलर, होल थोक के खरीद रहे हैं, थोक के यानी होलसेलर, होल सेलर पर ज्ञात किया जाता है। परंतु कर्मचारी वगैरह का, कर्मचारी वगैरह है ना, कर्मचारी लोग है ना, कर्मचारी लोगों का, कर्मचारी लोगों का वेतन भत्ता किस पर डिसाइड होता है? कर्मचारी लोगों का वेतन भत्ता डिसाइड होता है, तय होता है किस पर? तो खुदरा मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य। एकदम भर पूछता है महंगाई अगर निकालना है तो निकलेगा थोके पर, महंगाई निकालना है तो थोक पर। किस पर निकलेगा? महंगाई निकालना है तो थोक मूल्य सूचकांक। अरे चश्मे फोड़ देंगे, चश्मे बैला। महंगाई निकालना है तो थोक मूल्य सूचकांक पर निकाला जाता है, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य, होलसेलर प्राइस इंडेक्स। लेकिन अगर कर्मचारी का जिसका जॉब है, जॉब में है, चाहे तुम बिहार पुलिस बन जाओ, बिहार दरोगा बन जाओ, कर्मचारी बन जाओ, चपरासी बन जाओ, होमगार्ड बन जाओ, कुछ हो न बनो, ठीक है ना, यानी तुम कुछ बन गया है तो तुमको भी मिलता है महंगाई भत्ता, नहीं मिलता है? तो तुमको महंगाई भत्ता डिसाइड किया जाएगा किस पर? खुदरा। क्योंकि तुम सामान बेचने वाला तुम है, तुम वाला कर्मचारी है, तो क्या तुम सामान थोके थोके खरीदेगा? नहीं, सामान तुम खरीदेगा, ठीक है ना, छोटा छोटा दुकान से, कभी 1 kg, कभी 100 ग्राम, कभी 500 ग्राम सामान तुम खरीदेगा खुदरा। इसीलिए तुम्हारा महंगाई यानी तुम्हारा वेतन और भत्ता भी डिसाइड होगा किससे? खुदरा मूल्य सूचकांक से, रिटेलर प्राइस इंडेक्स, रिटेलर प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य सूचकांक। और पूरा देश का महंगाई डिसाइड किया जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, होलसेलर प्राइस इंडेक्स। समझाई? ऐसे समझा रे? अब यहां पर ध्यान दो, महंगाई को और कई भाग में बांटे, महंगाई को और कई भाग में बांटे, तब ऐसी है ही नहीं पूछता है। महंगाई यानी मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, महंगाई को है ना, महंगाई को दैनिक जीवन में भी कई चीज बोलते हैं। जैसे एगो बोलते रेंगती हुई महंगाई, क्या बोलते हैं? रेंगती हुई महंगाई, सुना है रे? रेंगती हुई मुद्रा स्फीति लिखल होगा, लगती हुई मुद्रा स्फीति। दूसरा है चलती हुई मुद्रास्फीति, ये कभी कभी पूछ सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जल्दी देख लो, उतना हार्ड भी नहीं है, आसानी से समझ आ जाएगा। चलती हुई मुद्रा स्फीति। उसके बाद दौड़ती हुई मुद्रा स्फीति, दौड़ती हुई मुद्रा स्फीति। उसके बाद ले उड़ गलो, उड़ती हुई मुद्रा स्फीति। नाम में ही आंसर है, नाम से पता चल रहा है कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति यानी महंगाई नाय के बराबर, नाय के रेंग रहा है, चलियो नहीं पा रहा है, बेचारा रेंग रहा है। क्या कर रहा है? जैसे बच्चा रेंगता ना, तो रेंग रहा है यानी महंगाई एकदम नाय के बराबर है। इतना कम महंगाई है, इतना कम महंगाई है कि उतना से कोई प्रभाव नहीं है, बहुत अच्छा है।
यानी महंगाई बढ़िए न रहा है, महंगाई रेंग रहा है, महंगाई यानी सबसे कम महंगाई यहीं पर है। अब रेंगते रेंगते चलना सीख गया, चलना कौन चीज, यानी थोड़ा महंगाई इससे बढ़ गया, यानी चलती हुई मुद्रा स्फीति। अब दौड़ने लगा, यानी और महंगाई बढ़ गया, और महंगाई बढ़ गया, दौड़ने लगा, ले उड़ गलो, उड़ गया, यानी महंगाई इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि अब जो है पकड़ में भी नहीं आता है ना, उड़ जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इसी को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, महामुद्रा स्फीति, महामुद्रा यानी इसमें महंगाई जो होता है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति में महंगाई जो होता है वो लगभग होता है 0 से 3%। 3 ये अच्छा है, इससे किसी को भी नुकसान नहीं है, किसी को भी नुकसान, मात्र 0 से 3% ये किसी भी देश के लिए अच्छा है, किसी को नुकसान नहीं है। अगर ये है तो कोई परेशानी के बात नहीं है। रेंग रहा है, चलिए पा रहा है, रेंग रहा है, धरती में सटल है, रेंग रहा है यानी धरती में ही सटल है, महंगाई उठियो नहीं पा रहा है। चलती मुद्रास्फीति में जो महंगाई है, महंगाई है वो कितना बढ़ जाता है, 3 से 10%, 3 से, यानी रेंगते रेंगते अब चलने लगा है। ये भी उतना दिक्कत नहीं है, ये आपका विकसित विकासशील देश में देखने को मिलता है, और ये भी उतना परेशानी नहीं है। मतलब सबसे अच्छा ये है, ये भी ज्यादा परेशानी नहीं है, इतना हम लोग झेल सकते हैं, इतना हम लोग झेल सकते हैं। लेकिन जहां इसमें एंट्री लिया, अब झेलना है बाहर, झेलना या हो जाएगा 10 से ट्रिपल डिजिट यानी दोहरा डिजिट से 1 2 3 ट्रिपल डिजिट में पहुंच गया है 100%। यहां तक तो बर्दाश्त कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया मुश्किल। क्या हो गया, अब महंगाई दौड़ने लगा, अब हालत खराब करने लगेगा, पकड़ में भी नहीं आएगा। और जहां इबला हो गया क्या ना, 100% से अधिक, 100% से यानी लगभग 100 ही नहीं बोलो, 1000% से ऊपर हो जाए, एबव हो जाए तो उड़ते हुए मुद्रा स्फीति, उड़ते हुए मुद्रा स्फीति, इसी को बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। और यही वेनेजुएला में आया था, इतना महंगाई आ गई पकड़ में भी नहीं आ रहा है। 10 लाख का एगो नोट जारी करना पड़ रहा है, एगो नोट 10 लाख के, 10 यानी इतना महंगाई बढ़ गया कि उड़ रहा है, पकड़ में भी नहीं आ रहा है। तो ये सबसे अच्छा है, ये भी हम लोग झेल सकते हैं। ये खराब है, और इसको तो मत पूछो, चौपटे कर देगा, क्या कर देगा, चौपट समा गया। तो ये हुआ रेंगती, चलती, दौड़ती, उड़ती। अगला क्या है, मांग जनित मुद्रा स्फीति, मांग जनित, कौन जनित, अगला है मांग जनित, मांग जनित मुद्रा स्फीति, मांग जनित मुद्रा, मांग जनित मतलब डिमांड, मांग मतलब डिमांड पुश, डिमांड पुश, हाइपर इन्फ्लेशन। देखो मांग जनित मुद्रास्फीति नाम में ही आंसर है, नाम में ही क्या है, आंसर। यानी वैसा मुद्रा स्फीति, बोलो वैसा मुद्रा स्फीति, यानी वैसा महंगाई जो डिमांड के कारण बढ़ा हो, उसे बोलेंगे मांग जनित मुद्रास्फीति। यानी ये महंगाई क्यों बढ़ा, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। पहले डिमांड कम था, अभी डिमांड बढ़ गया है, पहले डिमांड कम था, अभी डिमांड बढ़ गया है। जैसे शादी वगैरह के सीजन में जो है सोना चांदी डिमांड बढ़ जाता है, सोना चांदी महंगा हो जाता है। सोना चांदी महंगा क्यों हुआ, क्योंकि डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ने के कारण अगर महंगाई बढ़े तो उसे मांग
जनित मुद्रास्फीति, मांग के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति। न समझा? समझा? जैसे गर्मी में पंखा, कूलर, एसी का मांग बढ़ जाता है, न बढ़ता है। गर्मी में क्या होता है? पंखा, कूलर, एसी का मांग बढ़ जाता है, तो क्या दाम नहीं बढ़ता है? हाँ, दाम भी बढ़ जाता है। दाम क्यों बढ़ा? डिमांड के कारण, मांग के कारण, तभी महंगाई बढ़ा, यानी मांग जनित मुद्रास्फीति। समझा? ठंडा में हीटर, कंबल, ऊनी कपड़ा का डिमांड बढ़ जाता है, इसीलिए उसका कीमत बढ़ जाता है। तो मांग के कारण, इसलिए मांग जनित मुद्रास्फीति। न समझा? अगला क्या है? लागत जनित, लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत यानी कॉस्ट, 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 कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश हो गया। कॉस्ट क्या हुआ? पुश, यानी अब डिमांड नहीं बढ़ रहा है, दामें बढ़ गया। यानी पहले को सामान को बनाने में, कोई सामान बना रहे थे तो कम खर्चा लग रहा था बनाने में, अब वही सामान बना रहे हैं तो लागत ज्यादा लग जा रहा है। जब हमारी लागत ज्यादा लग रहा है तो दाम भी ज्यादा रखेंगे, नहीं रखेंगे रे? जब हमारे लागत ज्यादा है तो दाम भी क्या होगा? ज्यादा। यानी लागत के कारण बढ़ने वाला महंगाई को लागत मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे तुम्हें देखो, ऑनलाइन में पढ़ता है तो ऑनलाइन में कुछ लागत नहीं लगता है। ऑनलाइन में क्या, बंद कमरा में भी है ना, कैमरा लगा लेंगे, डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे, पढ़ाना स्टार्ट। लेकिन जैसे ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा लागत लगाना पड़ेगा, ना लगाना पड़ेगा? ठीक है ना? रूम बनाओ, है ना, पंखा लगाओ, टेबल लगाओ, है ना, कुछ लोग काम भी करेगा, है ना, तो लागत लग जाता है। ऑफलाइन में लागत क्या होता है? ऑफलाइन में टीचर का लागत क्या होता है? बढ़ जाता है, और टीचर का लागत बढ़ता है, इसलिए ऑफलाइन का फी भी क्या होता है? ज्यादा ना होता है। तो ऑनलाइन में भी वही पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में भी वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन सस्ता है, ऑफलाइन महंगा है। कायल, अरे ऑफलाइन महंगा है कायल, क्योंकि ऑफलाइन में लागत ज्यादा लगता है। क्या ऑनलाइन में सिलेंडर लगाना जरूरी है? और ऑनलाइन में पंखा लगाना जरूरी है? कि पहला पढ़ा पटना में जब पंखा लगा जाइए, तो मुंबई में जब लगा जाइए, घारा में लगा जाइए, लगाना जरूरी है? नहीं, ऑनलाइन में जो है कोई लागत नहीं लगता है, इसलिए ऑनलाइन सस्ता। ऑफलाइन में लागत डबल लगता है। और पंखा लगाओ, कल कूलर लगाओ, परसों एसी लगाओ, गैस सिलेंडर लगाओ, बक्सा लगाओ, कॉमन बक्सा लगाओ, है ना, बिल्डिंग बनाओ, पानी व्यवस्था करो, लेटरिन व्यवस्था करो, टॉयलेट व्यवस्था करो, है ना, सब व्यवस्था करना पड़ता है। यानी ऑफलाइन में लागत ज्यादा हो जाता है, और लागत के कारण इसलिए ऑफलाइन महंगा हो जाता है। यानी ऑफलाइन का फी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ऑफलाइन है लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत के कारण मूल्य बढ़ने वाला। न समझा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन। समझा? अलग क्या है? बोतल के, इसे तुम लोग कभी नहीं पढ़ता है, और पढ़ा रहा है इसलिए कितना लोग को कूर पढ़ रहा हो की पढ़ा पर, और फिर लास्ट में बोलेगा सर इकोनॉमी से डर लगता है, क्योंकि जो पढ़ना ही नहीं चाहता है। ठीक है ना? चलो यहां ध्यान दो। तो बोतल के गर्दन के टोटी, नर, बोतल के गर्दन के टोटी का मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो बोतल के गर्दन के टोटी, बोतल के गर्दन के टोटी, गर्दन के टोटी का मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? इसमें क्या होगा? वैसा मुद्रास्फीति जिसमें डिमांड क्या हो? डिमांड नो चेंज, डिमांड नो चेंज। डिमांड नहीं बढ़ा है, मांग नहीं बढ़ा है, लेकिन सप्लाई घट गया। सप्लाई क्या हुआ? ले, डिमांड अभी भी, पहले भी डिमांड कितना मालूम? पहले भी डिमांड 10 गो था, पहले भी डिमांड 10 वस्तु का था, अभी भी डिमांड 10 वस्तु का है।
पहले भी 10 वस्तु डिमांड था, अभी भी 10 वस्तु की डिमांड है, डिमांड नहीं बढ़ा। लेकिन पहले 10 वस्तु डिमांड था तो मार्केट में 15 वस्तु था। कितना वस्तु था? 15 वस्तु। पहले अब 10 वस्तु की डिमांड है लेकिन मार्केट में 8 वस्तु है। सप्लाई घट गया है। बताओ, पहले सस्ता मिलता, अभी क्या मिलता? महंगा। क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ा है, डिमांड नहीं घटा है, डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सप्लाई घट गया। सप्लाई घट जाएगा तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगा? हाँ, इसी बोलेंगे बोतल के गर्दन के टोटी का मुद्रास्फीति। किरण नाम रखा है, बोतल के गर्दन के टोटी के मुद्रास्फीति। समझा रे? हाँ, अगला अगला है हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन एकदम हेडलाइन में रहे। और दूसरा है कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन और कोर, हेडलाइन और कोर, हेडलाइन और एक तो हेडलाइन मुद्रास्फीति और दूसरा कोर मुद्रास्फीति। एक हेडलाइन मुद्रास्फीति और दूसरा कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मतलब ठीक है ना, वैसा इन्फ्लेशन, वैसा इन्फ्लेशन, वैसा मुद्रास्फीति जो शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट टाइम के लिए हो, ज्यादा दिन नहीं चला, कम टाइम के लिए महंगाई आया है, हेडलाइन बन के रह जाएगा। केवल हेडलाइन बन के रह जाएगा। अरे शॉर्ट टाइम के लिए आएगा केवल क्या बन के रह जाएगा? हेडलाइन बन के रह जाएगा, उसे हेडलाइन। लेकिन वैसा मुद्रास्फीति, वैसा मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम के लिए हो, टाइम के लिए हो, वो केवल हेडलाइन नहीं बनेगा बल्कि हमेशा रहेगा, कोर में रहेगा। कहां पर? उसे बोलेगा कोर इन्फ्लेशन। कोर शॉर्ट टाइम के मुद्रास्फीति हेडलाइन, शॉर्ट टाइम की मुद्रास्फीति हेडलाइन, शॉर्ट टाइम की मुद्रास्फीति हेडलाइन, शॉर्ट टाइम की मुद्रास्फीति हेडलाइन, लॉन्ग टाइम की मुद्रास्फीति कोर, लॉन्ग टाइम की मुद्रास्फीति कोर। सर ये बात आप ग्राफ बना के पहले ही समझा दिए थे। अरे ठीक है, अभी अब जो पढ़ेंगे ना, अब जो पढ़ेंगे वह है लोच का नियम। लोच का, और लोच का नियम सवाल पूछता है, और लोच का नियम आप लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। क्या पढ़ेगा? लोच 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 क्या पढ़ेगा? तो लोच का नियम जो है बिल्कुल 100% समझने वाला है। और लोच का नियम तुम कभी पढ़ो या नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है, उससे सवाल भी आता है, अच्छा सवाल पूछा जाता है। और कभी नहीं पढ़ा है फिर भी लोच का नियम इतना अच्छा समझ आ जाएगा कि तुम किसी को पढ़ा भी सकता है, और लोच का नियम पढ़ने में मजा आ जाएगा। लोच का नियम पढ़ाएंगे। लोचदार वस्तु, बेलोचदार वस्तु, एकल लोचदार, पूर्ण लोचदार, और दूसरा पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार, लोचदार और बेलोचदार पढ़ा दें। लोचदार और बेलोचदार अभी 2 घंटा ना हुआ है पहला तो पहला मारेंगे लतिया छतिया पर बरसंग से भर का 2 घंटा जैसे होगा वैसे यहां मैसेज आ जाएगा। अभी बच्चे वाले 5-10 मिनट। चलो यहां ध्यान दो। यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो। पहला कहां जाएगा रे? छुट्टी छुट्टी कर रहा है। हाँ, जानवर, छिलल मुर्गी
ऐसे झोंस देंगे, बिना मसाला दिए झोंस देवो, ठीक है ना। ठीक है, तो कल बेला 12 बजे तक चलेगा। और कल जहां भगवत किया छोड़ देते हैं, ठीक है ना? लेकिन 12 बजे से पहले ऐसे भी इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स में अभी थोड़ा हार्ड टॉपिक चल रहा है। बायोलॉजी तो चलो ठीक था, लेकिन इकोनॉमिक्स से थोड़ा हार्ड टॉपिक चल रहा है। और एक के बाद सब घुसाएंगे, और अरे बट जहां दिमाग में करेक्ट कर गया था, तब फिर हम पर इल्जाम आ जाएगा कि जबरदस्ती दिमाग में ठुसा है, ऐसा से ठुसा है कि कभी जिंदगी में नहीं ठुसाया है वो, कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुने है, और जबरदस्ती ठूस दिया है, दिमाग मेरा हैंग हो गया है, दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए छोड़ रहे हैं। ऐसे अभी नहीं छोड़ते। चलो जाओ बाय, कल से मैथ क्लास भी होगा, मैथ क्लास भी होगा। बाय बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जीके जीएस मस्ती देखते रहो। बाय बाय बाय। चलो, और कुछ है दिक्कत? छुट्टी सर जी हो गया है। हाँ, कल लोच का नियम खत्म। लोच पढ़ने में काफी मजा आ जाएगा, सवाल दम भर पूछता है लोच से, लोच से सवाल दम भर पूछता है। चलो ऑनलाइन बोलो बाय 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 बाय। बीच में रेस्ट दिया कीजिए 10 मिनट, सर कल से मिलेगा। चलो बाय।